नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज देश को 14वां राष्ट्रपति मिल गया। एनडीए और यूपीए दोनों ने ही दलित चेहरों पर दांव लगाया था। एनडीए के रामनाथ कोविंद ने यूपीए की मीरा कुमार को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। कोविंद दलित वर्ग से देश के दूसरे राष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। मोदी सरकार के 3 साल के दौरान यूपी समेत देश के कई हिस्सों में दलितों के साथ घटी घटनाओं पर जमकर बवाल मचा है और माना जा रहा है कि देश में दलितों के मुद्दे पर राष्ट्रपति कोविंद सख्त रुख अपनाएंगे। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या कोविंद के आने से देश में दलितों की हालत सुधर जाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज राष्ट्रपति चुने जाने के बाद किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें सुनने को मिली। परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत गरीब परिवार से आने के बाद में भी उन्होंने आज ये बहुत बड़ा ये एक प्रकार से जीवन का एक सबसे बड़ा यश उनको मिला है। तो क्या कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद दलितों की हालत सुधर जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के जाने माने राजनयिक भी रह चुके हैं। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया, बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जबकि जेडीयू के राजीव रंजन हैं, पटना से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ समाज शास्त्री अभय कुमार दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सुधींद्र भदौरिया, क्या आप खुश हैं? एक दलित फिर से देश का राष्ट्रपति बना है, दूसरा राष्ट्रपति बना है, दलित के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया। दलितों के लिए यह खुशखबरी? देखिए, आज जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और तो वो अब किसी दल के राष्ट्रपति न रहकर पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर तमाम तरह की समस्याएं हैं और वो हमारी संवैधानिक जो महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे हुए हैं और विशेषकर जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यकों को जो लिंचिंग हो रही है और इस तरह से किसानों की आत्महत्या से लेकर तमाम प्रश्न हैं, ये सभी हम लोगों को आज पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। वो निसंदेह हम उम्मीद करेंगे कि अब वो दल की सीमाओं से उठकर वो राष्ट्रपति की हैसियत से वो हमारी जो मौजूदा भारत सरकार है उसको चेताएंगे, उससे कहेंगे कि वो इन समस्याओं को गंभीरता से ले और उनको उनका कोई ना कोई एक हल निकाले। मैं बड़े दुख के साथ दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा चुनाव 2 दलितों के बीच का चुनाव बना दिया गया। सियासी रोटियां भी सेकने की कोशिश की जा रही है अभय दुबे, क्योंकि दरअसल रामनाथ कोविंद एक दलित नहीं है, वो एक भारतीय हैं। उन्होंने छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा पद बीजेपी में संभाला है। 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वो राज्यपाल रहे हैं, वो इंटरनेशनल डेलीगेशंस में भारत की अगुवाई कर चुके हैं। और यही हाल मीरा कुमार का है। IFS थी वो, उसके बाद उन्होंने न जाने कितने साल तक एक सांसद की भूमिका निभाई, वो केंद्रीय मंत्री रही हैं। इसके बावजूद इसे दलित बनाना थोड़ा गैर वाजिब लगता है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, ये सिर्फ दलित के नाम पर पोस्चरिंग हो रही थी या जो बात अभी सुधींद्र भदौरिया कह रहे थे, दलितों के मन में, जहन में बहुतेरे सवाल हैं, किसी न किसी तरह की इनसिक्योरिटी है। आज कुछ सुकून मिला होगा क्या? देखिए, प्रतीकात्मक रूप से हम ये मान सकते हैं कि दलितों को कुछ सुकून मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं। मीरा कुमार जीत जाती तब भी दलितों को सुकून मिलता, और रामनाथ जी जीत गए हैं तब भी दलितों को उनके जो कंसर्न्स हैं वो फॉर फ्रंट पर आएंगे क्या? इस बात के ऊपर मुझे शक है। विंडो ड्रेसिंग ना हो जाए, ये जबानी जमा खर्च हो गया, दलित का नाम लगा दिया, आप उसके बाद भूल थे। आप पिछले ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं ना, जब नारायण साहब राष्ट्रपति थे तो आप उनके पूरे कार्यकाल के ऊपर गौर करें। आज हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हाइंडसाइट है, हम गौर कर सकते हैं उनके ऊपर। तब क्या वास्तव में देश में दलितों की स्थिति में कोई सुधार हुआ था?
भोपाल में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो दलित एजेंडा रखा गया था, राष्ट्रपति ने इतना जरूर किया था कि उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संशोधन में उस दलित एजेंडे का जिक्र कर दिया था, भोपाल एजेंडे का जिक्र किया था, जो कि प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र में दलितों के आरक्षण से परे जाने का वाला सवाल था। दलितों में पूंजीवाद किस तरह से लाया जाए, ये एजेंडा था। इसको जरूर नारायण साहब लाए थे, लेकिन दलितों पर सारे देश में ज्यादतियां कम हो गई हों, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनमें कोई कमी आई हो। अगर रामनाथ जी के कार्यकाल में केवल इस बात की ही गारंटी हो जाए कि गोरक्षक दलितों की ऊना की तरह पिटाई नहीं करेंगे, तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा दलितों का कल्याण हो गया। केवल इसी बात की दलितों की, आप वो तो बात छोड़ ही दीजिए, केवल इसी बात की गारंटी हो जाए कि अगर कोई दलितों के ऊपर गोरक्षा के नाम पर या ऐसे ही किसी दुराग्रह के नाम पर दलितों के ऊपर हिंसा होती है। सिर्फ गोरक्षा का मामला नहीं है, सहारनपुर हिंसा भी एक ताजा मिसाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर दलितों के खिलाफ इस तरह की हिंसाओं में कटौती की, खत्म होना तो बहुत मुश्किल है, काफी कम हो जाएं और वो रामनाथ जी के राष्ट्रपति रहते हुए हो जाएं, तो मैं समझूंगा पूरा राष्ट्र उनका बहुत कृतज्ञ होगा। शाहनवाज हुसैन, ऐसा हो पाएगा क्या? देखिए, राजनीतिक लड़ाई आप जीत गए, आपकी राजनीतिक रणनीति के आगे घुटने टेकने पड़े यूपीए को, इसमें कोई शक नहीं। एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आप सफल रहे हैं, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत में भी तब्दील होगा? दलितों को सुकून मिलेगा क्या? या सहारनपुर हो, उना हो, रोहित वेमुला हो, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है दलितों के खिलाफ जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनमें कमी आ पाएगी या जस के तस रहेंगे हालात? देखिए, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने हैं, वो दलित के नहीं सबके राष्ट्रपति बने। 125 करोड़ लोगों के वो राष्ट्रपति पर दलित का नाम कहकर आपने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। इस बात को मुझे दिक्कत भी है, पर दिक्कत के बावजूद ये बात अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि उन जैसा क्वालिफाइड आदमी भी एक दलित चेहरे के तौर पर आपने पेश किया, और आपकी टक्कर में यूपीए भी एक क्वालिफाइड वुमन को दलित के तौर पर पेश करने पर आमादा हो गए। ये बड़ी ही एक तरह से ना, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 70 साल की आजादी के बाद। देखिए, हमने रामनाथ कोविंद जी को उम्मीदवार बनाया और वो दलित समाज में है, तो उसको बताने में भी हमें कोई शर्म नहीं आई। हमने गर्व से बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, वो समाज जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, हम लोग उस सोच के हैं कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी अगली पंक्ति में लेकर आना है, और इसलिए हमें बताने में कोई शर्म नहीं आई। लेकिन हमने उनको आगे किया, इस पर सिर्फ उसका उनका दलित होना ही नहीं, उनके अंदर जो गुण हैं उन पर भी चर्चा की, और वो बेहतरीन सांसद, बेहतरीन राज्यपाल, एक पार्टी के अच्छे प्रवक्ता रहे, उनको आगे किया। दूसरी बात, ये जो 3-4 नाम रट लिए गए हैं, ऊना, सहारनपुर, यहाँ कांग्रेस के दौरे इख्तियार में दलितों पर ज्यादा अत्याचार हुए हैं। हमारे यहाँ ऊना की घटना के बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे यहाँ जो घटना हुई उसको हम रोकते हैं। दलितों पर अत्याचार रोकना हमारी सरकार का काम है, जिम्मेदारी है। आज भी महात्मा गांधी का वो सपना साकार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, जो कांग्रेस नहीं कर सकी। दलितों के खिलाफ साल 2014 में 47,064 अपराध दर्ज किए गए। हर घंटे दलितों के साथ 5 से ज्यादा अपराध होते हैं। हर दिन औसतन 2 दलितों की हत्या होती है। हर दिन औसतन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। डिबेट को आप दलित वर्सेस नॉन दलित मत ले जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते या जहाँ हमारी सरकार है, दलितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक बार सख्ती से कहा है कि अगर कोई ऐसा अन्याय करेगा, कहीं जुल्म ज्यादती की खबर आएगी, तो सरकार काम करती है। उत्तर प्रदेश में दलित हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे है। 8,358 मामले, 2015 का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। राजस्थान दलित उत्पीड़न के मामले में दूसरे नंबर पर 6,998 मामले। बिहार दलित उत्पीड़न के मामले में तीसरे नंबर पर 6,438 मामले। हमारे साथ मत जोड़ दीजिए। 100 दिन हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी को, एक सिर्फ सहारनपुर में घटना घटी, उसके अलावा कहीं पर भी दलितों से कोई अत्याचार
योगी जी के राज में नहीं हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार समर्पित है। इस बात को कमजोर मत कीजिए कि अगर हमने दलित समाज के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया तो गाथा गिनाई जाए कि दलितों पर कहाँ कहाँ अत्याचार हुआ है। आज सम्मान का दिन है। आज दलित समाज के अंदर और देश के अंदर भी खुशी है। सिर्फ राष्ट्रपति बनाने से दलितों को सम्मान मिल जाएगा? खुशी में मीम अफजल साहब, सिर्फ राष्ट्रपति बनाने से, और सवाल आपसे भी है क्योंकि आपने उम्मीदवार खड़ा किया, आपने एक दलित चेहरा खड़ा किया, उसी से ही दलितों को सम्मान मिल जाएगा? से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज़म है, उनका सपना है। सवाल आपसे, साथ सबका विकास, हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे और खासकर जो समाज में जो पिछड़ गए हैं उसकी चिंता ज्यादा करेंगे जी। 60 साल कांग्रेस हुकूमत में रही, आखिर उस समाज सबसे को पहले तो मैं सबसे हम लाकर दिखाएंगे जी। देखिए, सबसे पहले तो आज रामनाथ कोविंद जी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनको इस देश में सबसे बड़ी कुर्सी वो मिली है जहां पहुंचने की तमन्ना न जाने कितने लोगों ने की और कितने लोग इस तमन्ना में ऊपर चले गए। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी होंगे यकीनन, लेकिन उनको ये मौका मिला और वो जीत करके वहां पहुंचे। मुझे उनकी दो बातें याद हैं। एक वो बात जो उन्होंने उम्मीदवार चुने जाने के फौरन बात कही थी कि वो अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, किसी एक विचारधारा का नहीं होता है, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपहोल्ड करूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे अहम चीज होगी मेरे लिए, उसको जो है मैं साथ लेकर के चलूंगा। मैं आज उनसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रपति रहेंगे और हर चीज का अध्ययन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से करेंगे तो दलितों क्या, दूसरे भी बहुत सारे वंचित वर्ग हैं आज देश के अंदर, और देश में जो हो रहा है वो आप सबके सामने, आप रोज उस पर तस्करा करते हैं। अभी खुल करके हमारे भाई कह रहे थे कि लिंचिंग हो रही है वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज एक दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई तल्ख बात करें। मैं समझता हूं कि हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। और दूसरी बात, आज उन्होंने जिस वक्त पहला भाषण दिया, यानी पहली बार जो खिताब किया, उसके अंदर जो उन्होंने एक बहुत ही जज्बाती अंदाज में कहा कि बहुत सारे आज कोविंद जो हैं वो खेतों में काम कर रहे होंगे, बारिश में आपकी इजाजत से मीम अफजल साहब, मैं उनका नेतृत्व करूंगा, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। आपकी इजाजत से पूरा का पूरा तो मैं उम्मीद करता हूं, पूरा का पूरा बयान मैं पढ़ देता हूं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने आज पहला संबोधन क्या किया, अगर मैं संबोधन शब्द इसे इस्तेमाल करूं तो, आज देश में कितने रामनाथ कोविंद होंगे जो खेतों में काम कर रहे होंगे और पसीना बहा रहे होंगे। मुझे उन लोगों से कहना है कि परौंग गांव का रामनाथ कोविंद उन्हीं का प्रतिनिधि बनने जा रहा है। इस पद पर चुना जाना ना मैंने कभी सोचा था, ना कभी ऐसा लक्ष्य था। अपने समाज और देश के लिए अथक सेवा भाव मुझे यहां तक लाया है। बिल्कुल, मैंने सिर्फ यही कहा कि जो कुछ उन्होंने आज भाषण दिया है, अगले 5 साल में हम ये महसूस करना चाहिए हमको कि उन्होंने जो कहा था वो कर रहे हैं। राजीव रंजन, दलितों का दर्द क्या मुख्य धारा में आएगा, सेंटर स्टेज लेगा, क्या वो सदन में चर्चा का विषय बनेगा? अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि मायावती ने दलित कार्ड खेलते हुए अब उनकी राजनीति भी हो सकती है, और कुछ उस बात में सच्चाई भी कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया गया, इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई। अब वो इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया। क्या दलितों की समस्याएं, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा अब सेंटर स्टेज लेगा? देखिए, सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड ने अगर रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया तो न दलित होना आधार था और न ही भारतीय जनता पार्टी से उनके जुड़ाव को लेकर के पार्टी का फैसला था। पार्टी ने फैसला लिया इसलिए कि देश में जो राजभवन और निर्वाचित सरकारों के बीच लगातार टकराव बढ़ रहे थे, जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी को बिहार सरकार को विश्वास पे लिए बगैर भेजने का निर्णय हुआ, उसके बाद आशंकाएं बहुत ज्यादा थी
कि राजभवन के साथ निर्वाचित सरकार के टकराव की पृष्ठभूमि बिहार में भी बन सकती है। लेकिन अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने इन तमाम आशंकाओं पर विराम लगाया और जिस तरह से उन्होंने राजभवन को निष्पक्ष और निरपेक्ष भूमिका में बनाए रखा और राज्य सरकार के साथ जो सामंजस्य का और समन्वय का उन्होंने रवैया अख्तियार किया, तो मतलब वो कॉपी बुक गवर्नर थे, एक ऐसे ही वो आपके काम में दखल नहीं देते थे, कोई मॉरल फोर्स, कोई नैतिक दबाव नहीं बनाते थे, इसलिए आपको पसंद आए। क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, नहीं संदीप जी, आप इसका अर्थ क्या लगाना चाहेंगे ये आपकी इच्छा, विश्लेषण करने का पूरा आपको अधिकार है। हमारा ये मानना है कि बिहार में जो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, बखूबी जनता से जो किए गए वायदे हैं उनको पूरा कर रही है। गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो जनता से हमारे जो किए गए वायदे थे उनको पूरा करने में राज्य सरकार की अपेक्षाएं राजभवन से ये जरूर थी कि शराबबंदी जैसे मामले को लेकर के राजभवन से कहीं टकराव की मुद्रा में कोई परेशानी नहीं खड़ी हो, लेकिन वो एक युगांतरकारी मैं सहयोग करने का काम आपने मुझे विश्लेषण का हक दिया, हक है भी मेरे पास, नहीं थे तो वो कॉपी बुक गवर्नर थे, टकराव नहीं करते थे, दबाव नहीं बनाते थे। तो सुधींद्र भदौरिया, क्या ये चर्चा ही आज जो मैंने विषय चुना है, क्या ये बेमानी हो जाता है कि दलितों की समस्याएं फॉर फ्रंट पर आएंगी, सहारनपुर जैसी हिंसा ना हो, चाहे शाहनवाज हुसैन कहते रहे कि ये 4-5 चीजें लोगों ने रट ली है, मीडिया इन्हीं को ही लगातार दोहराता रहता है, तोते की तरह बोलता रहता है, लेकिन सहारनपुर हिंसा हुई, दलितों का उत्पीड़न किया गया, उन्ना में जो हमने देखा हमें दोबारा देखने को ना मिले, यही उम्मीद की जाती है, इसीलिए मुद्दे को दोबारा उठाया जाता है। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो किसी भी छात्र के साथ जो हुआ वो किसी भी छात्र के साथ ना हो, चाहे वो दलित हो चाहे ना दलित हो। तो ये बातें क्या आएंगी? क्या इन पर कोई मॉरल फोर्स रामनाथ कोविंद बना पाएंगे, या वो कॉपी बुक प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इसलिए उनको उम्मीदवार घोषित किया एनडीए ने? देखिए, मैं आपको इस पूरी समस्या का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपनी बात को रखना चाहूंगा। दलितों का उत्पीड़न, उनका शोषण, उन पर जुल्म कोई आजादी के बाद से शुरू नहीं हुआ। ये कई हजार वर्षों का हमारे ऊपर इस समाज का बहुत बड़ी, इस देश की लिए कलंक है। और महात्मा बुद्ध से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक ये तमाम लोगों ने अभियान चलाए, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक नई चेतना के अभियान चलाए हैं। और मैं ये मानता हूं कि अभी राम कोविंद जी राष्ट्रपति बने हैं, वो निसंदेह उस तरह के राष्ट्रपति जैसे मैं के.आर. नारायणन साहब थे, जिसका जिक्र आपने किया, वो भी एक दलित थे और उन्होंने अपने काल के अंदर जब वो राष्ट्रपति रहे उस समय कितना कुछ वो रोक पाए या नहीं रोक पाए, पर मैं इतना जरूर जानता हूं वो हमारे उपकुलपति थे, मैं उनका विद्यार्थी था, हमारी डिग्री पर उन्हीं का दस्तखत है। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि वो तटस्थ होकर न्याय परक काम कर सकें। हम उम्मीद जरूर करेंगे कि वो उनकी पृष्ठभूमि है और वो भी उसी प्रकार राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। और वो जो इस तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इनकी सरकार में इतना दमन हो रहा। हरियाणा में जाके देखिए, मध्य प्रदेश में जाके देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, महाराष्ट्र में जाकर देखिए, लगातार जुल्म और उत्पीड़न बढ़ते चले जा रहे हैं। केवल ये कह देने से कि अब जुल्म नहीं होगा, हम जुल्म नहीं होने देंगे, हमारी सरकार है, हम देखना चाहेंगे बहन मायावती सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में कोई आपके कहने से, अरे भाई आपके प्रधान, देखिए देश के प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि गौ रक्षक, आप लोग यही प्रचार करेंगे, किसी को ट्रेन से खींच के मारते हैं,
किसी हमारी को बस सरकार से का खींच के मारते कमिटमेंट हैं, है, किसी को सड़क से हमारी खींच के सरकार मारते का हैं, कमिटमेंट किसी है को मारते हैं, लिंचिंग करते हैं, दलितों और पर, आपके मंत्री वहाँ पे किसी जा जाके भाषण देते हैं। हम लोग और मंदिरों से आप लोगों ने वोट ले लिया है, उनके घरों से लोगों को घसीट कर मारा जाता है। अनेक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है जा जाके एसएसपी किसी पर भी अन्याय नहीं होने दे रहे। हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चल रही है, हम सबको लेकर चल रहे हैं। समाज में कानून का राज स्थापित करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ दलित समाज को पूरा न्याय मिला है। हम उम्मीद करते हैं साथ साफ इंस्ट्रक्शन है कि दलित समाज के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। नहीं, आप ये मानकर चलिए। ये जैसे प्रधानमंत्री मायावती वो तो राष्ट्रपति बने हैं, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है इस बहस के अंदर मुल्क में दलितों पर अन्याय प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। अब देखिए पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, में नहीं बोलने दिया जा रहा है, और इस डिबेट में ये हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके मन में कितना अहंकार और सत्ता का मन आ गया है कि ये किसी विपक्ष की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं। अरे कोई अहंकार नहीं है। अब आप अपने आप को तो दलित मत बता दीजिए भदौरिया जी, आप अपने आप को क्यों दलित उत्पीड़न से जोड़ दे रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैंने विपक्ष की बात की है, मैं यहाँ अल्पसंख्यक बन के नहीं बैठा हूँ, घुमाइए मत। मैं अल्पसंख्यक नहीं हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठा हूँ। और यहाँ शाहनवाज था। अगर बहन जी वहाँ नहीं बोली तो दलित उत्पीड़न हो गया, यहाँ पर कहीं नहीं हुआ। आप उत्पीड़न के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, आप उत्पीड़न के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, उत्पीड़न के प्रवक्ता शाहनवाज बैठे हुए हैं। हम दलित रक्षक बन के बैठे हैं, दलितों की समस्या का निदान करने वाले बैठे हैं, दलित समाज की रक्षक नहीं, भक्षक है आप। दलितों को आगे बढ़ाने वाले बैठे हैं, दलितों को अगली पंक्ति में लाने वाले बैठे हैं। हमारी पार्टी है जो दलित समाज की चिंता करती है। हमारे सबसे ज्यादा सांसद दलित हैं, सबसे ज्यादा विधायक दलित हैं। हमने आज एक राष्ट्रपति बने हैं। आपको क्या रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने पर खुशी नहीं हो रही? इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पर शाहनवाज हुसैन एनडीए को उम्मीदवार राष्ट्रपति बने, इसका स्वागत करना चाहिए कि बहन जी को पार्लियामेंट छोड़ देना चाहिए। क्यों पार्लियामेंट छोड़ दिया? बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता। आपके आचरण भी आप दलित उत्पीड़न से जोड़ते हैं। आपका कुकृत्य, आपका तानाशाही रवैया इस संविधान, इस लोकतंत्र और यहाँ के लोकतांत्रिक सुधींद्र भदौरिया जैसे लोगों का सुधींद्र भदौरिया जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की जवाब देने दीजिए। एक मिनट शाहनवाज हुसैन, मेरा सवाल अभी सुधींद्र भदौरिया से है। किसी तरह की खलबली भी मची हुई है क्या आपके खेमे में? जिस तरह से इस्तीफा दिया राज्यसभा से मायावती ने, और मायावती की लगातार जो पावर और जो संख्या बल है वो लगातार जो घटता जा रहा है, जो वोट बैंक छिटक गया है, जिसमें बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है, उसके चलते बौखलाहट है कि आपके खेमे में 3 मिनट का वक्त दिया गया, 2 मिनट का वक्त और बढ़ा दिया उपसभापति ने। उन्होंने कोई एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस नहीं दिया था और वो वक्त मांगे जा रही थी। ये बौखलाहट है क्या आपके खेमे की कि मायावती ने इस्तीफा दिया? ये लास्ट रोल ऑफ द डाइस है मायावती का। आप बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स में फंस गए। अगर इस देश के अगर मुझे आपका प्रश्न पूरा हो गया हो और अगर शाहनवाज खां की टोका टोकी बंद हो गई तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जी कहिए। मैं आपका उत्तर देते ये कहना चाहता हूं कि अगर सहारनपुर की घटना के बाद अगर किसी के मन में बेचैनी नहीं होती, मैं इसके मन में बेचैनी नहीं होती, अगर किसी के मन में उसके मन में पीड़ा नहीं होती और दर्द नहीं होती और उसको अव्यक्त 1-2 मिनट में नहीं किया जा सकता। और लिंचिंग के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वंचितों पर जुल्म बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और बहन मायावती जी इस दर्द को 1 मिनट में या 2 मिनट में अव्यक्त कर दें। वो इस देश के 125 सच्चाई ये भी है, विधानसभा में आप 18 तक सीमित रह गए हैं, लोकसभा में 0।
अब मैं आपको वो भी बता दूं। हाँ। अरे भाई सुन तो लीजिए। हाँ। आप बोलते चले जा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उत्तर देने दीजिए। हाँ। हम 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है। हमारा वोट शेयर देखिए 3rd लार्जेस्ट है 2014 के अंदर। और इस बार भी हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हो या जीते हो, हमको 23% वोट मिला है, दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। हार जीत तो हम बिहारी भी इस देश में आ रहे हैं, इंदिरा गांधी आ रही है, चौधरी चरण सिंह भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, वीपी सिंह भी आ रहे हैं। और इनकी पार्टी के पूरे थोड़ा सा विषयांतर हो गए थे, पर ये सवाल पूछना जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पर बताइए जी। और अटल बिहारी जी मैं सुन ली आपकी बात। अब है आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और सवाल में अभी 1 मिनट सुधींद्र जी, मेरा सवाल ये, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे वो भी जोड़िए। और मेरा सवाल ये, जो हम दलितों का मुद्दा, और ये बड़ी निराशा के साथ मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन 70 साल बाद भी यही राजनीति हो रही है। दलितों के नाम पर वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके उत्पीड़न कैसे कम हो वो बात नहीं आती है फॉर फ्रंट में। शायद उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि दलित सत्ता में आते ही सवर्ण हो जाते हैं। इस पर भी सुधींद्र भदौरिया शायद आपत्ति दर्ज करेंगे, और वो कर सकते हैं, लेकिन पहले आपका रिस्पॉन्स। नहीं, मैं मोटे तौर पे आपकी बात से सहमत हूं। सामाजिक न्याय की राजनीति जिस तरीके से इस देश में चली है, उसका बहुत बड़ा फायदा दलित समाज को नहीं मिला है। पिछड़े वर्ग के भी जो निचले तबके हैं, इनको हम लोअर ओबीसी बोलते हैं, उन तक वो फायदे नहीं पहुंचे हैं। नेता इनमें से निकल गए, वो खुद सवर्ण बन गए, बाकी दलित वैसे के वैसे। ऐसा है कि इस वक्त मैं ये कहूंगा, जो राजनीति है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा, जो मैं कहना भी चाहता था। नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति आज तक जिस तरीके से होती रही है उसको पूरी तरीके से बदल दें, और वो सामाजिक न्याय की बिल्कुल नई राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के पद पर बैठाना उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, पर अपनी कमियों पर पर्दादारी करने का तरीका तो नहीं है। दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, अलग अलग इलाकों मैं आपको बता रहा हूं, होता रहेगा। सहारनपुर हिंसा में राघव एसएसपी के घर पर हमला कर देते हैं। शाहनवाज जी मुझसे नाराज होंगे, एसएसपी का तबादला होता है, सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं। किसी भी स्वतंत्र विश्लेषक और प्रेक्षक से पूछें, किसी भी स्वतंत्र पत्रकार से पूछें, सब लोग कहेंगे कि योगी सरकार ने जानबूझकर सोचे समझे तरीके से सहारनपुर में ठाकुर बनाम दलित बनाया, उसे लड़ाई समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको नहीं रोका। हाँ। और उसको होने दिया, क्योंकि उसके पीछे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, खास तरह की राजनीति है। घर पर हमला कर दिया जाता है, वो कहेंगे हम बिल्कुल गलत कह रहे हो जाता है, ये कहने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि इतनी मजबूत सरकार, इसके पास 300 से ज्यादा विधायक हैं, जिसका कोई विरोधी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। उस सरकार की पुलिस लगातार देखती रही और लंबे अरसे तक शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि गंभीर आरोप अत्याचार होता रहा। शाहनवाज हुसैन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मीम अफजल और राजीव रंजन के पास जाना है। ये पूरे समाज को मत जोड़िए कि पूरे समाज को मत जोड़िए कि ठाकुर वर्सेस दलित था, बनाया गया सहारनपुर को। पे जिस तरह का ये दंगा हुआ वो दुखद था। हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी ने रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी सख्ती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हिंसा हुई हमारा महीने के भीतर। हम लोगों का कमिटमेंट है कि दलित समाज पर अन्याय नहीं होने देंगे। जहां जहां हमारी सरकार है, कमजोर लोगों की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, और हम कर रहे हैं। एक घटना कहीं हो जाती है, आप लोग उसको 100 बार बोलते हैं टेलीविजन पर। शाहनवाज जी, कभी ऊना बोलते हैं, कभी लिंचिन बोलते हैं, कभी रोहित बोलते हैं। इस घटना के आज राष्ट्रपति बने, घटना एक मानी गई घटना है, इसके महत्व को कम करके मत आइए उसके। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी जी ने सख्ती किया, दिन रात लगाया, वहां सब कुछ ठीक हो, इसके लिए पूरा प्रयास योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भदौरिया जी जो अभी कह रहे थे कि भदौरिया जी ने कहा, उसका जवाब मुझे जरूर देना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहन जी अगर 2 मिनट बोलने न दें, वो भी चेयर पर कोई सभापति न बोलने दें, तो उसको दलित उत्पीड़न से जोड़ दे रही हैं। आज देश के अंदर रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो उनका जो बेस था वो बीजेपी से जुड़ गया है। अब सिर्फ नाम के लिए वो दलित के नाम पर राजनीति बहुजन समाज पार्टी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद और दलितों की चिंता करने वाली अगर कोई पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी है। घटना हम लोग समाज के कमजोर वर्ग की चिंता करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम जानते हैं कि बीजेपी से चिड़ क्यों हो रही है लोगों को। शर्मनाक घटना नजीब मीम अफजल साहब, आप क्या ये मानेंगे? मीम अफजल साहब, एक मिनट शाहनवाज भाई, भदौरिया जी पैर उखाड़ के रख देंगे। नहीं चल रहे। एक मिनट शाहनवाज भाई, मीम अफजल साहब बड़ी शालीनता से बैठे हैं। मीम अफजल साहब, क्या आप ये मानेंगे कि बीजेपी का जो नॉन कोर वोट बैंक था, कभी परंपरागत वोट बैंक नहीं था दलितों का, लेकिन उसमें जबरदस्त सेंधमारी कर दी है, उनकी रणनीति सफल होती दिख रही है। क्या अपने प्रतिद्वंदी को ये क्रेडिट देंगे आप? दलित समाज में हमारा असर है। अब हो गया ना, पहले कब था? देखिए, जहां तक इन्होंने चिंता नहीं किसी किया समाज में सेंधमारी की बात, यहाँ लोगों ने चिंता की आपके मुंह, आखिर मैं वो सुन लीजिए, साल बाद दलित या मुस्लिम क्यों पिछड़ा है? शाहनवाज साहब, आज तो आप भी उसी तरह से बहस करने लगे जो मेरा ख्याल है हम लोग बहुत आराम से भी ये सब बातें कर सकते हैं। भदौरिया जी वाला इल्जाम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि सेंधमारी, ये आपके मुंह से जुमला इसलिए निकला कि शायद आप इसको ठीक नहीं समझ रहे, क्योंकि सेंधमारी अच्छे अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। ये ऐसा होता है कि किसी को धोखा दिया या झपट्टा मार के ले गए, नहीं जाएंगे। तो इससे साफ यही होता है अब आप सिमेंटिक्स में खुद आपके जहन में भी ये बात है कि ये सेंधमारी है, और इस सेंधमारी पर अगर भदौरिया जी गर्म हो जाते हैं तो मुझे कोई उसके अंदर आश्चर्य नहीं होता है। कोई आश्चर्य नहीं होता अगर इस बात पर, भाई अगर आप सेंधमारी करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन ये तो तय हो गया कि सेंधमारी करने की कोशिश। जहां तक देखिए, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, और शायद आपके चैनल पर भी मैंने एक दिन ये बात कही थी कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन शुरू हुआ तो मैंने कहा कम से कम इसके अंदर हम जो दो कैंडिडेट हैं उनकी मर्यादा का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से एक को तो जाना ही जाना है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और जब वो राष्ट्रपति भवन चले जाएं तो हमको ये एहसास ना हो कि हमने देश के राष्ट्रपति के बारे में कोई ऐसे अपशब्द बोले थे जिस पर आज शर्मिंदगी हो। और मुझे ये खुशी होती है कि इस पूरे कैंपेन में दोनों कैंडिडेट के बारे में किसी भी तरह से कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जरा सा कहीं शुरू हुआ था, लेकिन उसको भी शायद लोगों ने कंट्रोल कर लिया। मुझे इस बात की खुशी है। दूसरी बात, देखिए, आपने सारा सवाल ये उठाया कि क्या उनके आने के बाद दलितों के उत्पीड़न में कोई कमी होगी या वो हल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं ये राष्ट्रपति जी के अपने विवेक पर होता है। इसके बावजूद कि हमारे यहाँ कभी कभी राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं अगर राष्ट्रपति ताकतवर होना चाहे तो फिर सरकारों के बस की बात नहीं है उसको संभालना, और वो कुछ भी कर सकता है। अब राष्ट्रपति जी के अपने विवेक के ऊपर है। अभी KR नारायण साहब की दुबे साहब ने मिसाल दी। उन्होंने कई मौकों पर सरकार से एक तरह से डिसएग्री करते हुए अपना जो प्रोटेस्ट है किसी न किसी अंदाज से तहजीब के दायरे में, प्रोटोकॉल के दायरे में दर्ज कराया जी। क्या वो ये सब सीख करके देखेंगे? ये बात तो सही है। क्या इसके सवाल का जवाब मैं राजीव रंजन से ले लेता हूं। दो दलितों इन्होंने देखा है, उनको राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए देखा है राजीव रंजन जी ने। राजीव जी, मैं एक बात और कह दूं, राजीव रंजन जी के, हाँ, मैं एक बात और कह दूं, कहिए। क्योंकि जो JDU के हमारे जितने नेता बहस में आए हैं उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जब वो गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं 3 साल, तो उनको ये नहीं लगा कि उन्होंने पक्षपात किया है। ये एक हौसलामंद बात है। हमारा चाहे इससे इख्तिलाफ हो, लेकिन JDU ने बात कही है, हम उनकी इस बात की रेस्पेक्ट करते हुए शायद उन्होंने वोट देने का काम किया जो वो कहते हैं। तो मैं समझता हूं कोविंद जी राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद अपने उस रवैये को कायम रखेंगे जो गवर्नर की हैसियत से उन्होंने बिहार में अदा किया, और जिसकी तारीफ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। राजीव रंजन, यकीनन हमारे जो दूसरे प्रवक्ता बैठे हैं वो भी करें, राजीव जी भी जरूर करेंगे वो अपने पद। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो, एक मिनट, अब मैं राजीव रंजन से उसी तरह से बिहेव करेंगे, उसी तरह से वो बातचीत करेंगे, उसी तरह से कार्य करेंगे जैसे उन्होंने गवर्नर की हैसियत से किया। राजीव रंजन, क्या वो अपने पद की आभा का दबाव बना पाएंगे? दलितों को राहत जो जरूरत है, आप मानेंगे?
आपकी पार्टी लगातार दलित, शोषित, वंचित समाज की आवाज बनकर उभरती है, अभी भी आवाज ही बुलंद की जा रही है। 70 साल हो गए। देखिए, इस विमर्श को दो हिस्से में अगर हम बांटकर देखें तो निश्चित तौर पर 3 वर्षों का जो शासन है एनडीए का, वो दलितों के सवाल पर बहुत विश्वास पैदा करने में सफल नहीं रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों में दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें वहां की सरकारें पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के संविधान को एक योग्य संरक्षक मिला है और भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसा अभिभावक मार्गदर्शक मिला है जिसके बारे में हम आज शुभकामनाएं भी दे सकते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि जो बिहार में उन्होंने एक मॉडल के तौर पर राजभवन के अपने कार्यकाल को देश के सामने रखा है, वो पूरे देश को वैसे ही राष्ट्रपति भवन में भी राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर और जो कमजोर तबके के लोगों के अंदर जो भरोसे का अभाव दिख रहा है उसको पूरी तरह से फिर से पैदा कर पाने में वो कामयाब होंगे। और मुझे ये लगता है कि अब तक जो राष्ट्रपति भवन की गौरवशाली परंपरा है, देश को 14वां राष्ट्रपति जरूर मिला है, लेकिन इसके पहले के भी 13 राष्ट्रपति जो हुए हैं उन्होंने काफी गरिमापूर्ण आचरण किया राष्ट्रपति भवन में बैठकर, और इसलिए ये एक ऐसी परंपरा का भी दबाव होगा खुद का उनका इतिहास हमें बहुत से कड़वे सबक भी उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छा कार्य करेंगे और देश को सक्षम नेतृत्व देंगे। शाहनवाज हुसैन, राजनीतिक जमात तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देता रहेगा। नहीं, मेरा आप कह रहे थे कि हमारे 13 राष्ट्रपति रहे हैं, सबने बड़ा भूतपूर्व काम किया, ऐसा नहीं, बड़े कड़वे सबक भी हमें सीखने को मिले हैं। बहुत से राष्ट्रपति रबर स्टैंप से भी ज्यादा तकड़ी रबर स्टैंप बनकर बैठ गए थे। मैं उस विवाद में अभी नहीं जाना चाहता हूं। राजनीतिक जमात तो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रही हैं, पत्रकार का काम शुभकामनाएं देना नहीं होता। शाहनवाज हुसैन, मेरा सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि दलित के नाम पर रामनाथ कोविंद को आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, अब आपकी स्ट्रैटेजी पूरी हो गई, दलितों को संदेश चला गया, एक परसेप्शन हो गई और बात खत्म, मिशन अकम्प्लिश्ड, अब आगे बढ़ो, दलित जैसे हैं वैसे के वैसे रह जाए। देखिए, मिशन ये है कि मिशन ये है कि आजादी के बाद जो महात्मा जी चाहते थे कि सबसे आगे दलित हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे सबसे आगे दलित हो, तो वो कांग्रेस और जो पार्टियों की हुकूमत में दलित समाज के साथ जो अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, उसको हम इंसाफ में बदलेंगे। नरेंद्र मोदी जी का उसके लिए भागीदारी सिर्फ इक्का दुक्का पोस्ट पर, शाहनवाज भाई, इक्का दुक्का पदों पर दलितों को बिठाने से क्या उनकी भागीदारी नहीं कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हमारी अर्थव्यवस्था में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है दलित की? भदौरिया जी की और अफजल साहब की तरह हाँ। मैं 1 मिनट में पूरा कर दूं अपनी बात को जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज सबसे हर क्षेत्र में जो दलित समाज के साथ आज नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी को इंसाफ में नरेंद्र मोदी ही बदलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर दलितों के नाम पर राजनीति करती रही कांग्रेस, दलितों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती रही, लेकिन आज तक उनका वो भला नहीं किया। हम कर रहे हैं। हम आज समाज के पिछड़े लोग जो पिछड़ गए हैं उनकी चिंता करने वाली सरकार है। सुधींद्र भदौरिया का बेटा प्रधानमंत्री है, इक्का दुक्का पद पर दलित को बिठाने से दलितों का उत्थान हो जाएगा। जी, हम लोग सुधींद्र जी को बोलने दीजिए, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास सिर्फ। नहीं, एक का दो का, हम पूरे समाज की चिंता करने वाले लोग हैं जी, सुधींद्र भदौरिया चलने वाले लोग हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए नारा दिया सबका साथ सबका विकास। जी, सुधींद्र भदौरिया 30 सेकंड। देखिए, ये नारा बेशक सबका साथ सबका विकास का देते रहें, पर इनका वर्ग चरित्र मनुवादी है। ये इस देश की उस सामाजिक परंपरा के प्रतिनिधि हैं जो इस देश के अंदर हजारों वर्ष के शोषण की रही है, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। और इनके पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल यही दिखाता है कि जुल्म और अन्याय भी बढ़ा है और आर्थिक तौर पर शोषण भी, जो वंचित तबके हैं उनका भी बढ़ा है। अबे दुबे, लास्ट कमेंट।
क्या आपको कुछ बदलाव दिखेगा या ये एक विंडो ड्रेसिंग है? नहीं, बदलाव ये परसेप्शन के लिए तो ठीक है, एक बदलाव होगा, एक बदलाव दिखेगा। और वो बदलाव ये होगा कि जो दलितों के अंदर जो मलाईदार तबका है, उत्तर प्रदेश में जाटव जाति या बिहार में पासवान जाति, उनके अलावा जो दलित हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के निजाम में थोड़ी बहुत राजनीतिक प्राथमिकता मिलेगी, जो कि पहले नहीं प्राप्त हो रही थी। इसीलिए दलित आंदोलन जो है, दलित राजनीति आंदोलन तो दलित राजनीति जो है पूरी तरीके से दो भागों में बट गई है। उसी दो भागों में बटने का परिणाम है कि एक कोविंद को राष्ट्रपति पद पर प्रमोट किया गया है। ये एक लॉलीपॉप तो नहीं है दलित समाज के लिए कि देखो आपके समाज में से एक व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बना दिया? बड़ी कड़वी बात, आखिरी बात। नहीं, किस समाज को? दलित समाज एक नहीं रह गया है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहा है उसको संबोधित है, ये राजनीतिक कदम उसको संबोधित है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, 70 साल बाद दलितों की जो हालात हैं उससे जुड़ा ये सवाल जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा जवाब एक एक लाइन में। राजीव रंजन और मीम अफजल, शाहनवाज भाई और सुधींद्र भदौरिया, आपको बड़ा वक्त मिला है। मीम अफजल, क्या ये लॉलीपॉप तो नहीं है? कड़वी बात है, मर्यादा की शायद मैं सीमा भी थोड़ी लांघ रहा हूं, पर पूछना जरूरी है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक उन्होंने, मैं उसको लॉलीपॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश है। आज तक जाहिर है जो अभी एक जुमला बोला वो अपने आप में काफी है कि एक मनुवादी पार्टी है जी। राजीव रंजन, टैग को हटाने के लिए उन्होंने बड़ा कार्ड खेला है। ये दलित समाज को देखिए हमने कितना भला कर दिया आपका, आपके समाज में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया करके रामनाथ कोविंद जी के गुणों को लेकर। नहीं, मैं तो उनके गुणों का मरीज हूं, मैं तो शुरू में ही कहा। गुणों का अगर हम आकलन करेंगे और जिस तरीके से, मैं तो उन्हें दलित मानने को तैयार नहीं, उनको भारतीय के तौर पर पेश करने मैंने कहा आपको विश्लेषण करने का अधिकार है, लेकिन हमारी पार्टी का मत क्या है ये इसको तय करने का अधिकार हमें दीजिए। जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं ये फैसला बहुत ही बढ़िया है जी। एक अच्छे व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने का अवसर मिला है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है वो दलितों, पिछड़ों और अकलियतों के बीच भरोसा पैदा करने में नाकामयाब रही है। ये जिम्मेवारी निर्वाचित सरकार की है कि उनका भरोसा जीतने का काम करे। और अब देखना होगा आगे रामनाथ कोविंद किस तरह का कार्यकाल संभालते हैं और उनसे जो उम्मीदें, अपेक्षाएं, हालांकि राष्ट्रपति के पास ज्यादा पूरा भरोसा है, ज्यादा चिंता करने की आप बहुत लंबी फील्ड नहीं होती है, लेकिन देखते हैं वो किस तरह के राष्ट्रपति बनकर निकलते हैं। शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल, सुधींद्र भदौरिया, राजीव रंजन, अभय कुमार दुबे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।